यूट्यूब चैनल एजू लर्नर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं जी यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से हम यूनिट्स को अप्लाई करते हैं किसी भी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए डायमेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बच्चे, डायमेंशन एक्चुअल में हमने पढ़ा, मास को पढ़ा, लेंथ को पढ़ा, टाइम को पढ़ा। अब हम मान लीजिए हम स्पीड निकालना चाहते हैं, तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और टाइम पीरियड चाहिए। क्या स्पीड निकालते टाइम हमें मास की कोई रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं। हम किसी भी रूम का, किसी भी फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या हमें टाइम की और मास की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। यानी कि लेंथ एक्चुअल उसका एक बेसिक पैरामीटर है, एक जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है एरिया को फाइंड आउट करने की। तो डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि जब हम एरिया निकालते हैं तो हाउ मैनी लेंथ्स आर रिक्वायर्ड, हमें कितनी लेंथ चाहिए। हमें 2 लेंथ रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही लेंथ है और दूसरी लेंथ हम आपको ना दें तो आप एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो 2 लेंथ मस्ट हैं, 2 लेंथ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें मिनिमम कितनी लेंथ चाहिए जी, हमें 3 लेंथ रिक्वायर्ड है, LVH जिनका नाम है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कल इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो ब्रेड्थ, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब इसमें जो ब्रेड्थ है वो भी एक्चुअल में क्या एल से डिनोट की जाएगी, हाइट है वो भी हम एल से डिनोट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ब्रेड्थ या हाइट है वो भी लेंथ ही है, ये भी 2 पॉइंट के बीच का गैप ही है। तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ये डायमेंशन होते हैं जो पावर्स हैं, पावर्स रेज्ड टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डायमेंशंस। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर्स आएंगी यहाँ पे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं जी क्या होती है। यहाँ पे आपने मान लिया है कि भाई यहाँ हम अभी निकालने जा रहे हैं जी, एरिया निकालना है जी हमें। सबसे पहले देखिए एरिया हमें पता है जी, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम लिखते हैं, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी, L इंटू एल। इसका मतलब हो गया जी L स्क्वायर बन गया। यहाँ बच्चे ये जो L की पावर आ गई है, जो 2 आ गया है, 2 इज एक्चुअली व्हाट, 2 इज द डायमेंशन। जो 2 है वही डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ की डायमेंशन आ गई है कितनी, 2। मतलब यहाँ पे क्लियर है कि 2 लेंथ आपको रिक्वायर्ड है, 2 लेंथ आपको चाहिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए। इसे 2 इज द डायमेंशन ऑफ द लेंथ इन द फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया के फॉर्मूले में हम देख पा रहे हैं कहीं पे मास नहीं है, कहीं पे भी टाइम पीरियड नहीं है, सिर्फ लेंथ रिक्वायर्ड थी, इसीलिए L स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से मैं आपको यूनिट बनाना भी सिखाता हूँ साथ साथ। आपको पता है लेंथ है, ये भी लेंथ है, किसमें मेजर करते हैं जी लेंथ की, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। तो मीटर इंटू मीटर क्या बन गया, जिसके लिए जो यूनिट बनेगी वो यूनिट बन गई बच्चे कितनी, मीटर स्क्वायर। तो किसी भी चीज़ को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को सीखिए, लर्न कीजिए, बेसिक्स को समझिए, उनके बेसिक्स क्या है। ठीक उसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करना हमें, तो हम लिखते हैं जी LVH, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको हम लिखेंगे जी L इंटू एल। तो क्या बन गया भाई, L क्यूब बन गया। L क्यूब बन गया तो 3 इज द डायमेंशन ऑफ द लेंथ, और यूनिट क्या बन गई जी, मीटर। हम भी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, सॉरी डेंसिटी निकालना चाहते हैं, डेंसिटी हमें निकालनी है। तो डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, देखिए डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम हम लिखेंगे, M/V हमने लिख दिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास को तो हम M से डिनोट करेंगे जी, वॉल्यूम हमारे पास कितना है, ये रहा जी L क्यूब। तो सिंपल सी बात है, हम चाहें तो इसको अभी कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ML-3।
एल को ऊपर लेके आएंगे, इसकी पावर -3 हो गई है। तो ये भी अपने आप में बहुत सारी इंडिकेशंस आपको दे रहा है। ये बता रहा है कि भाई डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है। एल की पावर -3 का मतलब है कि मास, किसी भी बॉडी का जो मास है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमें डेंसिटी मिल जाएगी, जो भी सब्सटेंस हमारे पास होगा। इसकी यूनिट हम बनाना चाहते हैं जी, यूनिट क्या बनेगी जी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखिए या फिर m-3 लिखिए। मास के लिए हमने किलोग्राम का यूज किया बच्चे, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, पावर एल की कितनी है -3 है, तो यहाँ पे भी -3 हो गई है। इसी तरीके से हम कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी, सभी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने आती जाएंगी। आप चाहते हो जी स्पीड निकालना चाहते हो, ये लो जी स्पीड निकाल देंगे। स्पीड क्या हो जाएगा जी, x/t, x/t लिख दिया हुआ हमने। x क्या है जी, लेंथ है, l है, टाइम को हम कैपिटल T से डिनोट कर देते हैं, क्या बन गया भाई, LT-1 बन गया। इसकी यूनिट हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे जी, मीटर पर सेकंड, या फिर s को ऊपर लेके आओगे तो पावर -1 हो जाएगी। इनको हम कहते हैं डायमेंशन। इसके बाद हमारा आता है जी डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, अब जितनी भी आपने डायमेंशंस लिखी हैं वो एक्चुअल में किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को शो करता है। जैसे एरिया में लेंथ की डायमेंशन को शो कर रहा है कि लेंथ की कितनी डायमेंशंस रिक्वायर्ड है, 2। वॉल्यूम में लेंथ की कितनी डायमेंशंस रिक्वायर्ड है, 3। डेंसिटी में क्या है, मास भी चाहिए और आपको वॉल्यूम भी चाहिए। स्पीड के अंदर डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। यानी कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। एल की पावर भी कितनी है, 1 है। लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, देन आवर आंसर विल बी, हमारा आंसर क्या होगा जी, हमारा आंसर होगा 1, कि मास की डायमेंशन 1 है। वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी है जी, -3 है। इसका मतलब वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है, मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी भी हमने यहाँ पे डायमेंशंस लिखी हैं, इन डायमेंशंस को अगर, जैसे अभी मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया को हमने कैसे लिख देना है, देखिए हमने एरिया को ऐसे लिख देना है बस। ये जो हमने लगाया, दीज आर द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं बच्चे। ये स्क्वायर ब्रैकेट है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला कंसीडर नहीं किया जाएगा। साथ में आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, टाइम वेस्ट करना है तो m0 l² t0। हमें पता है एरिया निकालते टाइम, मास की कोई डायमेंशन नहीं है, ना टाइम की डायमेंशन है, दैट इज व्हाई वी पुट हियर द पावर, और यू कैन से द डायमेंशन 0 0। मास के लिए भी 0 पुट किया है और टाइम के लिए भी हमने 0 पुट किया है। तो सीधी सी बात है, बस खाली इतना ही लिखेंगे, दैट्स ऑल। वॉल्यूम को लिखना है, वॉल्यूम को लिखेंगे जी, सीधा लिखेंगे L3 और ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा। डेंसिटी को लिखना है जी, जैसे अभी हमने लिखा है यहाँ पे, तो डेंसिटी को हम लिख देंगे जी ml-3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूलीज। ये डायमेंशनल फॉर्मूलीज आपको याद होने चाहिए। एनसीईआरटी की बुक के अंदर फर्स्ट 56 जो डायमेंशनल फॉर्मूलीज हैं वो 11th क्लास के बच्चों के लिए नेसेसरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। जस्ट ओनली 56, उनको लर्न कीजिए, उनमें से कुछ एक को लर्न कीजिए, बाकी के अपने आप ही कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे, अपने आप याद होती चली जाएंगे आपको। मेन है इनको समझना कि इनका मीनिंग क्या है एक्चुअल में डायमेंशन। और डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब क्या है, एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को शो करता है, उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में डाला था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आया था हमारे पास। तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जान लेना जरूरी है ताकि हम डायमेंशनल एनालिसिस आसानी के साथ कर पाए। तो सबसे पहले देखिए हम सीखेंगे भाई डायमेंशनल
वेरिएबल क्या होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या है और डायमेंशन लेस वेरिएबल्स क्या है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सीखना है डायमेंशनल कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट? ऐसे कांस्टेंट्स जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और जिनकी वैल्यू भी फिक्स होती है, उनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला भी है और जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डायमेंशनल कांस्टेंट, इसीलिए इनका नाम डायमेंशनल कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने ये पढ़ा होगा, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आपको याद होगी ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे लिखते हैं, G(m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर), 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब यहाँ से देखिए G का डायमेंशनल फॉर्मूला भी है। G का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, F(r स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया, G(m1 m2)। अब इसका फॉर्मूला बनाना है तो भाई फोर्स का देखिए फॉर्मूला होता है क्या, mLT-2। बहुत जरूरी है, इसको याद कर लो, ठीक है, ये बार बार यूज होने वाला है। साथ में क्या आ गया जी, एल स्क्वायर डिवाइड बाई मास इंटू मास है तो क्या बन गया जी, एम स्क्वायर। आपको पता है कि मास से मास कैंसिल हो गया। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, यहाँ से जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया जी m⁻⁻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 ⁻
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी और इसकी वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है जी, यूनिट बनानी है। यूनिट कैसे लिखें, यही से पिक कर लो बेटा। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। साथ में कौन है, आर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। नीचे कौन है बेटा, मास इंटू मास यानी कि किलोग्राम का स्क्वायर। यूनिट बन गई, क्या दिक्कत है, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए दिस इज द डायमेंशनल कांस्टेंट। इस तरीके के बहुत सारे कांस्टेंट फेस करने को मिलेंगे। और एग्जांपल दीजिए प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। These are some constant जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है और वैल्यू भी फिक्स होती है, उनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है नंबर 2 पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब डायमेंशनलेस का मतलब जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता लेकिन वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए सभी नंबर्स हैं, और नंबर्स जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स हैं सभी, पाई, ठीक है जी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सारी, वो सब क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो कुछ भी है, ऑल दे आर व्हाट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, यानी कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है भाई। हम यहाँ पे लिखें 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे हम लिखें जी साइन थीटा कोस थीटा, जहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, इसका मतलब इनके लिए कोई डायमेंशनल फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको। इसके बाद हम नंबर 3 पे पढ़ेंगे जी डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, जो बदल जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका मतलब पैरामीटर जिनमें चेंज हो जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया है
आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास स्पीड है, आपके पास फोर्स है, ऑल दे आर डायमेंशनल वेरिएबल। इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और इनकी जो वैल्यू वो फिक्स थोड़ी है। स्पीड कोई फिक्स थोड़ी है, स्पीड चेंज हो सकती है, फोर्स है वो चेंज हो सकती है, जबकि इधर कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। नंबर 4 पे है आपका डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता और उनकी वैल्यू भी फिक्स नहीं होती, वैल्यू भी चेंज हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं जी, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। इसके लिए एग्जांपल देखिए। एग्जांपल आपके पास क्या है जी, एंगल है। देखिए पहले एंगल है वही, वो 0 से लेकर 360 तक चेंज हो रहा है मान लो, लेकिन एंगल एक्चुअल में होता क्या है, आर्क बाय रेडियस होता है। तो आर्क भी क्या है बेटा, लेंथ है, और रेडियस भी क्या है, लेंथ है। दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा, 1। तो ये डायमेंशन लेस वेरिएबल है। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स के अंदर इसका एंगल है, जैसे इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, वैल्यू भी वेरिएबल है, लेकिन इसकी यूनिट होती है। जबकि दूसरी बार अगर मैं आपको लिख के दूँ दूसरी तरफ, तो वो मैंने लिख दिया जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी अभी पढ़ के आए होंगे 11th क्लास के बच्चे 10th क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। अब दोनों ही क्या है भाई, वेलोसिटी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गई, सीधी सी बात है। कितना बचा जी आपके पास, वही 1। लेकिन इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट कोई नहीं है। एंगल की तो यूनिट है भाई, एंगल की तो यूनिट क्या है, रेडियन में मेजर करते हैं हम एंगल को, तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस है। यानी कि ऐसे डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। इन्हीं में से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपके सामने पुट अप किए जाएंगे, कैरिंग 1 मार्क्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, ऐसा नहीं कि खाली आपके स्कूल में या सिर्फ CBSE आपसे पूछती है, कॉम्पिटिटिव लेवल के ऊपर भी ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और बच्चों को नहीं पता होती हैं। तो ज़रूरत है कि हम हर एक चीज़ को माइक्रोस्कोपिक नज़रिए से देखें, सिर्फ मैक्रोस्कोपिक नज़रिए से ना देखें। इसके बाद देखिए, अब हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे। उससे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? होमोजीनियस वर्ड आपने सुना होगा। होमोजीनियस वर्ड क्या होता है, मतलब एक समान, एक जैसा, समान जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जब भी आपके पास कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, फिजिकल रिलेशन है, ठीक है, उसके अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, एक राइट हैंड साइड मिलेगा। अगर वो दोनों इक्वल हैं डायमेंशनली, ठीक है, देन दे एक्चुअली व्हाट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखिए फिर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे आपने पढ़ा होगा, एरिया पढ़ा, मान लो आपने स्फीयर का एरिया पढ़ा, तो स्फीयर के एरिया के अंदर आपने पढ़ा 4πr²। आपने लिखा A = 4πr²। अभी हमने ये देखा, चेक किया कि भाई एरिया जो था हमारे पास वो क्या लिखा था जी, हमने L², उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये लिखा हमने, E= 4π है जी, 4 एक नंबर है, पाई भी एक नंबर ही है, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। r² है, तो r² को क्या लिखेंगे, रेडियस है, ये भी लेंथ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है जी, राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको हमने अलग एक फॉर्म में लिखा था, वो याद होगा आपको, N1 U1 = N2 U2।
ठीक है जी, जिसमें नंबर है, यूनिट है, इसका भी यूटिलाइजेशन होगा अलग अलग तरीके से, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस को हम पढ़ेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले द फर्स्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे चलिए मैं बता देता हूँ आपको, एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या क्या एप्लीकेशंस है? पहली एप्लीकेशन है बच्चे, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू check the correctness of a physical equation. अब क्या है फिजिकल इक्वेशन? देखिए, इसी को हम यहाँ पे इलेबोरेट कर रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू। आपने ये सबसे सिंपल से सिंपल जो आपने पढ़ी इक्वेशन वो ये वाली थी, इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू u प्लस at। इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम पीरियड है। अब वो कह रहा है चेक करके बताइए कि ये फिजिकल इक्वेशन सही है या नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल है या नहीं है। चलिए देखते हैं भाई। v वेलोसिटी है तो इसका फॉर्मूला बन गया जी lt-1 इज इक्वल टू, ये भी वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला बन गया जी lt-1 प्लस एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला हो गया जी lt-2। साथ में बेटा इनटू t है तो कैपिटल T हमने लिख दिया। लेकिन हमें पता है यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, -2 है, तो क्या बना? lt-1 इज इक्वल टू lt-1 प्लस lt-1 ही आ गया ये भी आपके पास, क्योंकि इसकी पावर +1 है, यहाँ पे t की पावर -2 है। और जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप मैथमेटिक्स के अंदर ये सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म कैसे दिखाई दे रही है, एक जैसी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहना यही है कि जब आपके पास सिमिलर टर्म्स आएंगी तो वो ऐड होके सिमिलर टर्म ही प्रोवाइड करेंगे। इसको 2lt-1 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो क्यों? यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ बेटा l प्लस l किया है, लेंथ प्लस लेंथ की है, तो बच्चे क्या कहते हैं जी 2l हो गया ये तो। लेकिन हमने ये कब कहा कि दोनों लेंथ इक्वल है? हमने तो खाली ये कहा है कि भाई लेंथ में लेंथ को ऐड कर दिया हमने। तो लेंथ में जब लेंथ को ऐड करेंगे तो मिलेगी क्या? लेंथ ही तो मिलनी है। कितनी मिलेगी ये हमें क्या पता, क्योंकि हमें ऑलरेडी वो पैरामीटर गिवन ही नहीं है। हमसे तो ये पूछा गया है भाई एक रस्सी है 10, कोई उसकी लेंथ l है, उसमें एक लेंथ l और ऐड कर दिया, आपको क्या मिलेगी? हम कहेंगे जी लेंथ ही मिलेगी, सिंपल सी बात है। हम ये तो नहीं कह सकते ना 2 मीटर मिलेगी, 3 मीटर मिलेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको यहाँ पे साफ साफ ये समझा रही है कि जो सिमिलर टर्म्स होती है बेटा उनको हम ऐड कर सकते हैं, उनको हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि बेटा हम मास प्लस l करके और यहाँ पे मास लिख दें या फिर हम l लिख दें। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई हम ये कहें कि भाई 10 किलोग्राम के अंदर 10 मीटर रस्सी हमने मिला दी, तो क्या आप उस बात से संतुष्ट हैं कि आपको मास ही मिल जाएगा? रस्सी तो रस्सी है। अब चीनी के साथ रस्सी को मिला दिया तो ये थोड़ी है कि भाई चीनी रस्सी बन जाएगी, ठीक है, या फिर रस्सी जो है वो चीनी बन जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिमिलर टर्म्स कैन फॉलो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसके बाद देखिए ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये लिख के देना है इसमें कि भाई लेफ्ट हैंड साइड LHS जो है वो इज इक्वल टू है RHS के। मतलब साफ है कि यहाँ पे ये जो फिजिकल इक्वेशन हमारी बनी है डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। अब मैं ये वर्ड तो बोल रहा हूँ कि डायमेंशनली करेक्ट है, एप्लीकेबली ये करेक्ट होगी या नहीं होगी इसका हम कैसे पता लगाएंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख देता भाई 2u + 18
अब ये वैसे तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, वो गलत हो गया, लेकिन डायमेंशनल इट इज करेक्ट, क्योंकि 2 का फिर से वही है कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया है, और डायमेंशन लेस कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, इसीलिए हमारे पास अभी भी ये वाली इक्वेशन यू क्यू रहेगी। हम इसको ऐसे लिख देते 2b, यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे 580, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अभी भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड ही आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया एरिया वाला फॉर्मूला, अब मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू अगर ऐसे भी लिख दिया होता भाई 8 पाई r स्क्वायर, तभी भी ये एरिया एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल ही आती है आपके सामने। बट अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया होता, अगर मैं एरिया को ऐसे लिख देता 8 पाई r की पावर 4 या 5 कुछ भी लिख देता, तो आपको पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर नहीं आता, एल की पावर 4 आ जाता। फिर हम ये कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट डायमेंशनली, कि डायमेंशनली ये वाली इक्वेशन इनकरेक्ट है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास अब 8 पाई आर स्क्वायर लगा दिया है, तो ये वाली हमारी डायमेंशनली क्या आएगी, करेक्ट, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट करेक्ट। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये कमजोरी है, कमी है किसकी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, या डायमेंशनल एनालिसिस की एक खामी है। तो हम इसके साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम कमियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे।